नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टू डू वाइस में। आज हम देखेंगे ज्योग्राफी का फिर से एक बार महत्वपूर्ण टॉपिक है, उसका नाम है अपक्षय। अपक्षय के साथ साथ अवर्धन, अपक्षय और अवर्धन, एक जो वेदरिंग है, इरोशन, इस साथ साथ में चलने वाली एक प्रक्रिया है। टॉपिक का नाम है आज अपक्षय। हम जो बाद में पढ़ेंगे वो है अवर्धन। फिलहाल एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन रहेगा अवर्धन के बारे में। जो अपक्षय है इसे इंग्लिश में वेदरिंग कहते हैं। ये शब्द है, आज हमारा फोकस इसी पे है, अपक्षय। विदरिंग क्या है, कैसे ज्योग्राफी में ये घटना घटती है, इससे क्या क्या होते हैं, इन सब पे आज पूरा फोकस रहेगा। और अवर्धन के बारे में ब्रीफ डिस्कशन रहेगा। बाद में हम देखेंगे अवर्धन में डेविस का अवर्धन और पैक का अवर्धन चक्र, वो चक्र में चलते हैं। तो देखिए अपक्षय क्या है, व्हाट इज द विदरिंग। पृथ्वी पे हमेशा दो शक्तियां काम करती है, एक है अंतर्जात शक्ति, दूसरी है बाह्य शक्ति। आप बोलेंगे आंतरिक शक्ति है पृथ्वी की, इंटरनल फोर्स है, और दूसरा क्या बोलेंगे, बाह्य शक्ति। ये दो शक्तियां पृथ्वी पे हमेशा काम करते रहती है, एक आंतरिक शक्ति, दूसरी बाह्य शक्ति। जो पृथ्वी के अंदर आंतरिक शक्तियां हैं, क्या क्या बोलेंगे, तो इसके अंदर जैसे पृथ्वी के इंटरनल, इसमें भूकंप, ज्वालामुखी, ये दो महत्वपूर्ण रूप से आंतरिक शक्तियां हैं। ये जो धरातल है, इस पे एक समतल धरातल है, मान लीजिए समतल है, एक सपाट प्लेन इलाका है। तो समतल इलाके में विषमता उत्पन्न करती है जो आंतरिक शक्तियां पृथ्वी पे, जैसे भूकंप, ज्वालामुखी, तो धरातल पे विषमता उत्पन्न करती है। कुछ विषमता इस तरीके से होगी, ये जो आपको दिखाई दे रहा है विषमता है, विषमता। तो आंतरिक शक्ति के कारण पृथ्वी पे क्या है, विषमता उत्पन्न होती है। और बाह्य शक्ति इन विषमता को, जो नेक्स्ट स्टेज में है ये वाला, जो आपका उठा हुआ क्षेत्र है, तो ये जो आपका निकला हुआ अर्थात बाहरी पोर्शन है, ये बाहरी पोर्शन, इस पे बाह्य शक्तियां काम करेगी, बाहरी शक्तियां। और बाह्य शक्तियां में क्या क्या है ज्योग्राफी के अंदर, तथा पृथ्वी में तो एक आंतरिक शक्तियां हैं जो इंटरनल फोर्स लग रही है, एक बाह्य शक्ति जो एक्सटर्नल फोर्स रखती है। तो बाह्य शक्तियां में जैसे जल, नदियां, वायु, समुद्र की लहरें जो बाहर में आपको दिखाई दे रही है, समुद्री लहरें, हिमानी, ये सब बाह्य शक्तियां में शामिल है, जो उत्पन्न विषमताओं को क्या करती है, समाप्त करती है, अर्थात धीरे धीरे इनका अपघटन करेगी, अवर्धन करेगी। अवर्धन, अपघटन, विच्छेदन, ये सब नाम सुनेंगे आप। अपवर्धन, अपघटन, विच्छेदन, ये सब क्या है, बाह्य शक्तियां करती है। और धरातल को फिर से इस फॉर्म में, अर्थात जो समतल वाला इलाका है, ये समतल में बना देगी। देखिए हुआ क्या टोटल, आपको ये समझना है पृथ्वी में हमेशा दो शक्तियां काम करती है, एक आंतरिक शक्ति, एक बाह्य शक्ति। जो आंतरिक शक्तियां हैं जैसे कि भूकंप, ज्वालामुखी, पृथ्वी में विषमता उत्पन्न करती है। एक सपाट इलाका था, सपाट क्षेत्र, समतल क्षेत्र, अचानक से उबड़ खाबड़ हो गया, गुमदाकार हो गया, बेलनाकार, लंबताकार, अलग अलग आकार का रूप धारण किया। कैसे, आंतरिक शक्ति के कारण ये है। इसमें फिर से एक बाह्य शक्ति काम कर रही है जो इसे काट रही है। अवर्धन, अपघटन, विच्छेदन जैसे शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है। काट काट के क्या कर रही है, समतल सपाट इलाके में भर रही है। भरने का, टूटने का दो क्रम हो सकता है। जैसे कैसे टूटेगी, यह तो अपने स्थान पर टूट जाए, यह तो अपने स्थान पर चट्टाने टूटे और समतल इलाका बन जाए। फर्स्ट कंडीशन ये हो सकता है कि अपने ही स्थान पे चट्टाने टूट जा रही है, इसमें जो भी आपको सेक्शन दिखाई दे रहा है वो अपने स्थान पे ही टूट के सपाट हो जाए। दूसरा क्या है,
इसे काटा जाए, अर्थात जल नदियां काट के इसे ट्रांसपोर्ट करे, काटे वो परिवहन करे एक स्थान से दूसरे स्थान, ए स्थान से बी स्थान पे ले जाए। तो दो कंडीशन हो सकता है, इसके कारण धरातल क्या है, समतल वाले इस फॉर्म में आ जाएगी, तो समतल बन जाएगा। अब काटेगी कैसे, काटने वाले मान लीजिए ये उठा हुआ क्षेत्र है कोई, इसे नदियां काट रही है और काट काट के फिर क्या है, इसके कण जो भी है इसे किसी बेसिन गर्त में भर रही है। जो गर्त था, गड्ढा था, गड्ढे को सपाट कर दी, प्लेन बन गया ये। तो इस प्रकार से क्या किया, नदिया ने पहले काटा, फिर ट्रांसपोर्ट किया, ट्रांसपोर्ट करने के बाद इसे गर्त में भर दिया और एक समतल क्षेत्र में बदल दिया। तो समतल दो तरीके से ऐसे हो सकते हैं, या तो अपने स्थान पे टूट जाए, स्टैटिक वाला हो, एक डायनेमिक हो। स्टैटिक मतलब यथा स्थिति अपने ही स्थान पे टूट जाए, या डायनेमिक गतिशीलता वाला कंडीशन। तो फिलहाल ये दो शक्तियां पृथ्वी पे काम करती है, इसी में हमको पढ़ना है अपक्षय। अपक्षय के कारण क्या होता है, अपघटन होता है, विच्छेदन होता है। अपवर्तन बिल्कुल अलग है, अपवर्तन में ट्रांसपोर्टेशन होते हैं। तो अक्षय अपवर्तन में थोड़ा बेसिक अंतर पहले समझ लेते हैं। क्या अंतर है दोनों में, बेसिक अंतर तो देखिए, इरोशन है, अपवर्तन, इन दोनों बेसिक अंतर है। ये अपने ही स्थान पे चट्टाने टूटे, जो चट्टाने हैं अपने स्थान पे टूटती फूटती है, टूटे या फूटे। तो भौतिक तरीके से भी हो सकता है, रासायनिक तरीके से भी। इसमें दोनों प्रक्रिया का योगदान है, भौतिक, रासायनिक। साथ साथ में कुछ जीव जंतु पेड़ पौधे भी चट्टानों को तोड़ते हैं, रासायनिक और जैविक। तो तीन तरीके मान लीजिए, भौतिक, रासायनिक या जैविक तरीके से चट्टाने क्या है, अपने ही स्थान पे टूटे या फूटे, इसे आप बोलेंगे अपक्षय। अपवर्तन क्या है, जो टूटे हुए कणों का ट्रांसपोर्टेशन है। जो टूटा हुआ कण है या चट्टाने हैं, जो टूटा हुआ कण या चट्टाने हैं अपने स्थान से दूसरे स्थान पे ट्रांसपोर्ट हो, अपने स्थान से क्या हो, दूसरे स्थान पे गति करे और फिर निक्षेपण हो जाए। जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया था नदी का, कि ये जो उबड़ खाबड़ वाला है, इसे नदियां क्या करे, काटे, फिर पहाड़ कण बन जाए ये, और ये फिर किसी बेसिन गर्त में इकट्ठे हो जाए नेक्स्ट स्टेज में। तो इस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन है, अपवर्तन में ट्रांसपोर्टेशन परिवहन शामिल है, एक चीज याद रखना है आपको। और बिदरिंग में ट्रांसपोर्टेशन शामिल नहीं है। चट्टानों का किसी भी तरीके से, भौतिक तरीके से, रासायनिक तरीके से या जैविक तरीके से, जीव जंतुओं के द्वारा, जिसे बोलते हैं जैविक तरीका, चट्टानों का अपने स्थान पर टूटना फूटना अक्षय कहलाता है और अपवर्तन। तो इसे हम तो बाद में देखेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें दो अलग अलग जो जियोग्राफर हैं, एक डेविस है, एक पैक है, उनका एक रिसाइकल का प्रोसेस है, चक्र है। तो हम डिटेल से वीडियो देखेंगे। फिलहाल आज का हमारा टॉपिक फोकस्ड है अपक्षय पे। तो आपने अक्षय अभी समझ लिया, अक्षय होते क्या है, कि चट्टानों का टूटना फूटना अपने स्थान पे भौतिक तरीके, रासायनिक तरीके, जैविक तरीके से अक्षय कहलाता है। तो अब एक एक को देखते हैं हम एग्जाम्पल के साथ में। सबसे पहले भौतिक अपक्षय, जो फिजिकल विदरिंग है, अपक्षय। इसमें क्या क्या है फिजिकल जो विदरिंग है। सबसे पहले देखिए, जो मरुस्थल वाला इलाका है, मरुस्थल क्या है, गर्म मरुस्थल और शुष्क मरुस्थल, दो तरीके के मरुस्थल है, सॉरी, गर्म और साथ साथ में आपका शीत। दो तरीके के मरुस्थल होते हैं, गर्म मरुस्थल या शीत मरुस्थल। थार मरुस्थल गर्म मरुस्थल है, ठंडा वाला इलाका, जैसे आपका लाहौल स्पीति घाटी, लद्दाख, वो ठंडा मरुस्थल में आएगा। मरुस्थल ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पे 25 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है। आपको बेसिक याद रखना है, मरुस्थल क्या होता है, मरुस्थल ऐसा क्षेत्र है जहाँ 25 सेंटीमीटर वर्षा से कम होती है, सालाना वर्षा है, ये मरुस्थल है। अब गर्म मरुस्थल में सबसे पहला कंडीशन क्या बनता है, स्थिति, चट्टाने कैसे टूटेगी फूटेगी। देखिए गर्म मरुस्थल है, पहली स्थिति
थोड़ा साइंस है, इसमें साइंस जुड़ा हुआ है, तो आपको बेसिक चलना है लेके। गर्म मरुस्थल है। अब गर्म मरुस्थल में दिन में क्या होता है, सूर्य की किरण किसी मरुस्थल क्षेत्र में, ये मरुस्थल है मान लीजिए, छोटे छोटे कण है इसमें, ये सनलाइट है। दिन के समय, दिन के समय क्या है, तापमान अधिक होगा। मरुस्थल में दिन के समय सूर्य की किरण पड़ रही है, फलस्वरूप पूरा का पूरा मरुस्थल क्या रहते हैं, गर्म हो जाते हैं। रात में स्थिति उल्टा हो जाती है, रात में स्थिति ठंड वाली हो जाती है। क्योंकि मरुस्थल क्षेत्र में क्या होता है, आपका जो ऊपर के वायुमंडल हैं, ये वायुमंडल मेघ आच्छादित नहीं रहते, अर्थात बादलों से ढके नहीं रहते, तो यहाँ बादल नहीं बनते हैं। तो जितना सनलाइट पड़ रहा है वो आपस रिफ्लेक्शन हो जाता है। रात में स्थिति ठंडे वाली होती है, दिन में स्थिति गर्म वाली रहती है। तो दिन में गर्म और रात में ठंडा, ये मरुस्थल की विशेष खूबियत है। रात में ठंडा, बार बार ठंडा गर्म होने से चट्टानें क्या होती है, जो चट्टानें रहती है वो बार बार फैलती है, फैलेगी सिकुड़ेगी, फैलेगी सिकुड़ेगी, फैलेगी सिकुड़ेगी। तो फैल रही है सिकुड़ रही है, फैलती है सिकुड़ती है, बार बार फैलने सिकुड़ने से अंत में चट्टानें टूट के अलग हो जाती है। तो पहला कंडीशन स्थिति ये है गर्म मरुस्थल में, क्या आप बोलेंगे, दिन के समय सनलाइट पड़ता है, क्योंकि जो मरुस्थल क्षेत्र है मेघ आच्छादित नहीं रहते हैं, आसमान खुला रहता है, तो क्या रहता है, दिन के समय सूर्य की किरण के कारण पूरा धरातल गर्म हो जाता है। रात के समय जो सनलाइट रहते हैं उसका परावर्तन हो जाता है, रात में स्थिति ठंडे वाली होती है, दिन में गर्म रात में ठंडा। बार बार गर्म और ठंडे की प्रक्रिया के कारण क्या चट्टानें फैलती है सिकुड़ती है, फैलती है सिकुड़ती है, दरारें आ जाती है और अंत में टूट जाती है। तो दरार पड़ जाती है, टूट जाएगी लास्ट में। पहला कंडीशन ये बना आपका। दूसरी स्थिति क्या है कि सनलाइट पड़ रही है सिर्फ ऊपर वाले धरातल पे, मरुस्थल का जो परत है, ये फर्स्ट परत है, इसके नीचे द्वितीय परत, द्वितीय परत। तो सनलाइट क्या पड़ रहा है, फर्स्ट वाले परत पे पड़ता है। जो सनलाइट है आपका फर्स्ट परत पे पड़ रहा है, तो फर्स्ट परत में गर्मी रहेगी, ये गर्म हो जाता है, और गर्म होने के बाद पुनः फैलेगा, गर्म होने के बाद ये फूल जा रहा है, ऐसे बड़ा होते जा रहा है। नीचे वाली परत क्या है, ठंडी रहती है, ये वाली परत बोलेंगे आप ठंडी है। तो ऊपर वाली परत गर्म, नीचे वाली परत क्या है, ठंडी, नीचे वाली ठंडी। फलस्वरूप देखिए यहाँ से है बेसिक कट जाता है। एक एग्जाम्पल के लिए, ये जिस पे टिका हुआ है ये बेस यहाँ से कट के अलग हो जाता है, क्या बोलेंगे आप, बेस कट के बिल्कुल अलग हो जाता है, क्योंकि ये गर्म हुआ, गर्म होने के बाद खुल जा रहा है, ये फैल रहा है। नीचे वाली परत ठंडी होने के कारण सिकुड़ रही है, तो ऊपर वाला परत नीचे वाले पे बैलेंस नहीं बना पाता है, ये नीचे वाले पे बैलेंस नहीं बनाएगा और यहाँ से टूट के अलग हो जाएगा। तो इस तरीके से स्थिति सेकंड में ये कंडीशन बनती है कि ऊपर वाली परत नीचे वाली परत से कट के अलग हो जाए। प्याज का जैसे आप छिलका देखते होंगे, प्याज में छिलका रहते हैं, देखते होंगे छिलका, एक के बाद एक छिलके का परत आप उतारते हैं, तो ये जो छिलका का परत है आप उतार रहे हैं, ठीक इसी तरीके की कंडीशन बन रही है आपके मरुस्थल क्षेत्र में कि ऊपर वाला परत हट जाए, नीचे वाला सख्त स्थिति में बना रहे। तो प्याज का छिलका जैसे हटता है इसे अपसल्कन बोलते हैं, अपसल्कन। तो स्थिति दो, इस तरीके से चट्टानें टूट फूट रही है भौतिक अक्षय में मरुस्थल क्षेत्र में। पुनः यहाँ पे तीसरी कंडीशन भी बन रही है, मरुस्थल क्षेत्र हो या गर्म क्षेत्र हो। कंडीशन थर्ड कैसे बोलेंगे, तो जैसे चट्टाने हैं, इसमें अलग अलग खनिजे रहते हैं,
ये चट्टान है, मान लीजिए चट्टानों में खनिज है। तो चट्टानों में अलग अलग खनिजें रहती है, जैसे लोहा, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सब देखते होंगे आप। खनिज, बहुत सारे खनिज रहते हैं इसमें। अब ये खनिज क्या है, सूर्य की किरण के कारण गर्म हो जाएंगे। तो चट्टानों में जो खनिज है, खनिज सूर्य की किरण को एब्जॉर्ब कर ले, वो क्या है, गर्म हो जाए। गर्म होने के बाद फिर रात में ठंडी होने लगे। बार बार खनिज गर्म हो रही है, ठंडी हो रही है, खनिज गर्म हो रहे हैं, ठंडे हो रहे हैं, तो फिर से फैलेंगे, सिकुड़ेंगे, फैलेंगे, सिकुड़ेंगे, प्रक्रिया लगातार जारी रहेगी। अंत में क्या है, दरारें पड़ जाएगी इसके कारण। तो सिकुड़ने के कारण क्या है, दरारें पड़ती है चट्टानों पे। तो चट्टानों में दरारें आ गई, और इस तरीके से गर्म होकर फैलना, गर्म होकर फैलने के कारण टूट के अलग हो जाएगी। तो तीसरी कंडीशन में क्या बोलेंगे, चट्टानों में खनिज रहते हैं, खनिज भी तापमान से प्रभावित होते हैं, तापमान को एब्जॉर्ब करते हैं, ठंडा गर्म की प्रक्रिया लगातार चलती रहती है, जिससे चट्टानों में दरार पड़ जाती है और चट्टानें टूट के अलग हो जाएगी। ये सब दरारें हैं ये, ठीक है, यहीं से विखंडित हो जा रहे हैं। ये पार्ट अलग हो जाएगा, ये पार्ट अलग हो जाएगा, ये वाला पार्ट अलग। तो पार्ट पार्ट टूट टूट के अलग हो जा रहे हैं। अब देखिए आप, मरुस्थल क्षेत्र तो देख लिए, शीत क्षेत्र। अब यहाँ पे शीत वाला इलाका है, जो ठंडा। शीत वाला इलाका क्या रहता है, बोलेंगे ठंडा रहता है, बर्फ से जमा हुआ इलाका, जैसे लद्दाख वाला इलाका, लाहौल स्पीति, कश्मीर की घाटी। वहां पे कैसे होते हैं, तो वहां पे भी आपके माउंटेन इलाका है, मान लीजिए। जो माउंटेन आपको दिखाई दे रहे हैं, एक आधार से जोड़ दीजिए, तो ऊंचावाद दिखाई दे रहा है, इसमें एक्चुअली में दरार रहता है। वास्तविक रूप से इसमें सब दरार, ये जो दिखाई दे रहा है आपको, लकी लकी डैश डैश, ये सब दरारें हैं। क्या बोलेंगे आप, इसे दरारें हैं। जो शीत वाला क्षेत्र है, इसमें दरार। अब जब कभी यहाँ पे ओला गिरते हैं, ओला, तुषार, या बर्फ, जो समझ लीजिए आप, तो होता क्या है, दरार में ये बर्फ जम जाते हैं। जो दरार होता है, एक दरार था, दरार में बर्फ जम गए। देखिए, जल जब जमता है तो उसका आयतन कम हो जाता है। जल था, तुषार पड़ रहे हैं, वो धीरे धीरे दरार में गया, दरार में जम गए। जमने से आयतन कम हो जाता है, इसमें और अधिक जल समाहित हो जाता है। तो दरार के अंदर लगातार जल जा रहे हैं, आयतन कम होते जा रहा है, गैप क्या है, लगातार बढ़ते जा रही है। तो बर्फ के जमने से वो दरारें फैल रही है, फैलने के बाद टूट टूट के विखंडित होके गिरेगी, तो चट्टानें फिर टूट रही है। तो शीत क्षेत्र में, जो ठंडा वाला क्षेत्र है, मरुस्थल क्षेत्र है, वहां पे ओला, तुषार, बर्फ की महत्वपूर्ण भूमिका होती है चट्टानों को तोड़ने में। जब भी बर्फ जमता है, एक चीज याद रखिएगा कि 1 केजी पानी ले लीजिए आप। पानी लीटर में होता है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको बता दूं, किलो में लीजिए। 1 केजी पानी, जब ये बर्फ बनेगा तो 900 ग्राम हो जाते हैं। 100 ग्राम आयतन जो है कम हो जाता है। तो 100 ग्राम आयतन, ठीक इसी तरीके की कंडीशन दरार में बनती है। तो दरार में जब बर्फ जमेगा, वो जल था, पहले 1 किलो था, जब बर्फ बना तो 900 ग्राम हो गया, 100 ग्राम का गैप आ गया। धीरे धीरे गैप में और अधिक जल आएंगे, वो गैप और बड़ा होते जाएगा, और जमेगा, ये प्रक्रिया लगातार चलती जाती है। दरारें बड़ी होती जा रही है, अंत में टूट टूट के विखंडित होके वह डाउनफॉल होगी, गिरेगी। तो ऐसे करके भी चट्टानें टूट रही है। तो ये भौतिक अक्षय में स्थिति, कंडीशन, कि मरुस्थल क्षेत्र हो, वर्षा वाला क्षेत्र हो, शीत वाला क्षेत्र हो, कैसे। वर्षा वाला क्षेत्र में जल ठीक इसी तरीके से, जल अंदर जाएगा, चट्टानों को और बड़ा करते जाएगा, जो दरारें हैं, दरारें फैलती जाएगी, फैलती जाएगी, टूट टूट के फिर अलग हो जाएगी। तो अक्षय में आप क्या देख रहे हैं, चट्टानों का टूटना फूटना भौतिक प्रक्रिया के द्वारा। अब यहाँ पे रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा चट्टानों का टूटना फूटना देखेंगे। तो भौतिक अक्षय कंडीशन सेकंड में, रासायनिक अक्षय।
रासायनिक पदार्थ तत्वों के द्वारा चट्टानों का टूटना फूटना। इसमें किसकी प्रक्रिया रहेगी? तो रासायनिक अपक्षय अर्थात रसायन के द्वारा, जैसे जल है, जल में क्या हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें क्या है कार्बन है, ऑक्सीजन है। तो ये सब क्या कर रहे हैं आपका तोड़ रहे हैं। प्लस चट्टानों में कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर जैसे धातु हैं। ये सब तत्व हैं। इसके कारण एक रासायनिक प्रक्रिया चट्टानों में चलती है। चट्टाने रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा टूटते फूटते हैं। फर्स्ट कंडीशन रासायनिक अपक्षयन में आप क्या पढ़ेंगे? कंडीशन देखिए सबसे पहले विलयन। सेकेंड नंबर पे है क्या बोलेंगे आप इसे? जल योजन। थर्ड कंडीशन में कार्बोनीकरण। कार्बोनीकरण फिर ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण। ये सब थोड़ा जो केमिस्ट्री है उसकी एक प्रक्रिया है। सब रसायन से जुड़े हुए चीज हैं। विलयन, विलयन क्या होता है? जैसे चीनी और नमक जल में घुल रहे हैं। पानी में जल, जो जल है जिसमें नमक घुल जाए, तो नमक जल में विलय हो गया, इसे बोलते हैं विलयन। एक विलयन तैयार हो गया। तो नमक क्या है? विलय है, जल है विलायक। इन दोनों के एक साथ हम लोग विलयन बोल देते हैं। इसी तरीके से चट्टान है। तो चट्टानों में क्या क्या मिलते हैं आपके? किस तरीके की चट्टानें विलयन बना लेगी? तो जैसे चट्टानें, नमक वाली चट्टानें, नमक वाले रॉक साल्ट, वो क्या है? घुल जाएगी जल में और उसके बाद टूट के गिरेगी। तो बोलेंगे सेंधा नमक वाले या नमक रॉक वाले चट्टाने वो विलयन के द्वारा क्या होता है? घुल जाती है, टूट के अलग हो जाती है। तो विलयन इसके द्वारा चट्टाने टूट के अलग होती है। जल योजन, जल में योजन अर्थात फिर से इसी में एक कंडीशन है, विलयन से थोड़ा हटके है ये, देखिएगा। इसमें क्या रहता है? जो चट्टाने हैं जल योजन में, कुछ चट्टाने जल को एब्जॉर्ब कर लेती है। ये मान लेता हूँ कोई चट्टाने थी जो जल को एब्जॉर्ब कर रही है अर्थात सोख रही है। सोख के क्या हो गई? ये फूल गई। तो चट्टाने में दो खनिज थे। इसमें से एक खनिज ने क्या किया? जल को एब्जॉर्ब कर लिया। ये वाले खनिज ने जल को एब्जॉर्ब किया और फूल के बड़ी हो गई। ये वाली जस के तस रह गई। तो ये वाली मुलायम बन गई चट्टाने। तो जल योजन में क्या होता है कि खनिजे जो जल को एब्जॉर्ब कर रही है, जैसे ग्रेनाइट में फेल्सपार खनिज है, फेल्सपार, फेल्सपार खनिज है। एक खनिज क्या करते हैं? जल को एब्जॉर्ब कर लेती है, कायोलिन में बदल जाती है। कायोलिन में हुआ क्या? दो खनिज थे आपस, एक ही चट्टानों में बहुत, आपको पता है मैंने चट्टाने पहले बताया, चट्टाने क्या है? खनिजों से बने रहते हैं। एक ही चट्टान में अलग अलग खनिजें रहती हैं। अब एक चट्टान में दो खनिज थे मान लेते हैं, ए और बी। एक खनिज ने क्या किया? जल को एब्जॉर्ब कर लिया और जल को सोख कर, सोखने के बाद क्या हो गई? बड़ी हो गई। बड़ी होने से मुलायम हो जाएगी क्योंकि जल है इसके अंदर भरा हो। दूसरा वाला खनिज जो था जल को एब्जॉर्ब नहीं किया और रिजल्ट रहता है यहाँ से टूटेगा। ये मुलायम हो गई और ये क्या? कठोर है। तो मुलायम वाला कठोर से अलग हो जाएगा, तो टूट के अलग हो जाएगा। एक एग्जाम्पल के लिए ग्रेनाइट वाली एक चट्टान जिसमें फेल्सपार खनिज है, इस जल को एब्जॉर्ब करके कायोलिन में बदल जाती है, मुलायम हो जाती है और टूट के अलग हो जाती है। तो जल योजन में जल जो है खनिज के अंदर जा रहा है और विलयन में जो है आपका जो खनिज था घुल जा रहा है। ये दो अलग अलग कंडीशन है और अंतर, बेसिक अंतर है। कार्बोनीकरण देखिए इसे। कार्बोनीकरण क्या है? तो बोलेंगे जो जल है, जल को H2O बोलते हैं। इस H2O में जब कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, जल में जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस से घुलता है तो कार्बोनिक अम्ल बनाता है। एक अम्ल का नाम है कार्बोनिल अम्ल। अब ये अम्ल क्या करता है? सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम जैसे जो तत्व है उनको घोल लेता है। अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो भी चट्टाने होगा जिसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड है, जब वो जल में जाता है तो कार्बनिक अम्ल की प्रक्रिया के कारण घुल जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम
और भी जो खनिज हैं ये कार्बोनिल अम्ल में घुल जा रहे हैं, और घुलने के बाद मुलायम होकर टूट जाते हैं। तो ये बोलेंगे आप कैसे, कैल्शियम ऑक्साइड चूना पत्थर है। अब चूना पत्थर को आप पानी में डालते हैं, क्या करते हैं, पानी में डालते हैं तो क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जल में घुल जाता है। तो जो चूना पत्थर आपको दिखाई देता है, घर उर क्या करते हैं आप दिवाली के समय डेंटिंग पेंटिंग में इस्तेमाल करते हैं, तो कैल्शियम ऑक्साइड वो पत्थर है, पैक्ड होके आया है, जब उस पत्थर को आप जल में डाल रहे हैं तो क्या बन जा रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जा रहा है। एक्चुअली में हो क्या रहा है, कार्बनिक अम्ल के कारण वो घुल जा रहा है कैल्शियम, और दुधिया हो जाता है, पूरा सफेद चूना हो जा रहा है। तो कार्बोनीकरण याद रखिएगा आप, कार्बन डाइऑक्साइड जब जल में घुले तो। अब यहाँ पे ऑक्सीकरण है, क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण, इसमें देखिए ऑक्सीजन की भूमिका है। मैंने आपको पहले ही बताया है कि रसायन में जैसे जल का बताया हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बना हुआ है, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन की भूमिका, कार्बन डाइऑक्साइड की भूमिका, कार्बन ऑक्सीजन की भूमिका, अलग अलग तत्व हैं, ये अलग अलग रासायनिक प्रक्रिया बनाते हैं, बंद बनाते हैं, टूटते रहते हैं। ठीक इसी तरीके से अब ऑक्सीजन की भूमिका है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की भूमिका थी, वहां पे ऑक्सीजन की भूमिका है, इन दोनों में जल की भूमिका है, स्टोव की भूमिका है। तो ऑक्सीजन जो है आपका, ये क्या करेगा, अगर लोहा वाला मान लीजिए, लोहा निकिल कोबाल्ट, लोहा निकिल कोबाल्ट ये सब क्या है, धातु है। जब भी ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है लोहा, तो क्या बनाता है, फेरिक ऑक्साइड, नाम सुने होंगे, जंग है, फेरिक ऑक्साइड, सीधा सा क्या बोलिए, जंग, लोहे में जंग लग जाता है। तो अगर ऐसी कोई भी चट्टाने जिसमें क्या हो आपका, तो लोहा हो, उस पे जब ऑक्सीजन की क्रिया होती है, ऑक्सीजन कैसे मिलेंगे, तो वायुमंडल से मिल जाएंगे, अर्थात जल से मिल जाएगा, तो जंग बना लेते हैं। जंग बनाने के कारण लोहा क्या है, भुरभुरे हो जाते हैं, मुलायम होके टूट जाते हैं, तो मुलायम होके टूटेगी। तो इस तरीके से रासायनिक कक्षा में आप क्या पढ़ रहे हैं, विलयन, छोटा छोटा बेसिक एकदम अंतर है, कोई विशेष नहीं है। रसायन की भूमिका, विलयन जल योजन दोनों में जल की भूमिका है, कार्बनिकरण में कार्बन डाइऑक्साइड की भूमिका, ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन की भूमिका। सब अलग अलग तरीके से क्रिया कर रहे हैं, एक एक एग्जाम्पल आप दे दीजिएगा। ये अतः ऐसी कोई भी चट्टाने ऑक्सीकरण में जिसमें लोहा निकिल कोबाल्ट ये सब जंग बना लेते हैं ऑक्सीजन के संपर्क में आके। अन्य भी अगर कैल्शियम मैग्नीशियम है, सोडियम पोटेशियम, ये भी आपस में क्रिया करते रहते हैं, रासायनिक बंध बनाते हैं और टूटते रहते हैं। अगर और भी चट्टानों का टूटना फूटना, तो आप बोलेंगे रासायनिक बंध के कारण चट्टानें टूटती है, फूटती है, टूटती फूटती रहती है। तो ये आपका रासायनिक अपक्षय, चार तरीके के होते हैं। अब हमारा जो लास्ट है जैविक अपक्षय, जीव जंतु के द्वारा क्या चट्टानें टूटती फूटती है, बिल्कुल जीव जंतु के द्वारा भी चट्टानें टूटती फूटती रहती है। जैसे चूहा बिल खोदता है, केचुआ, जैविक अपक्षय भी है। जैविक अपक्षय में जैसे क्या बोलेंगे, जीव जंतुओं के द्वारा चट्टानों का टूटना फूटना, जैविक अपक्षय जीव जंतु के द्वारा चट्टानों का टूटना फूटना, जैसे चूहा बिल बना रहा है, खेतों में आपका क्या रहता है, केचुआ रहता है, पेड़ पौधे हैं, पेड़ की जड़ें, जैसे पेड़ लीजिए, इसकी जड़ें हैं, गहराई तक जाती है, तो चट्टानों में दरार पड़ गई, सब चट्टान थी, चट्टानों में ऐसा दरार पड़ा, ये दरार, तो पेड़ अधिक गहराई तक जा रहा है, इसकी जड़ें क्या है, दरारें बना रही है, तो दरार के कारण क्या है, चट्टानें टूट रही है, फूट रही है। केचुआ है बिल बना रहा है, चूहा भी बिल बना रहे हैं आपके, अलग अलग तरीके के। पुनः मानव क्या है, मनुष्य, मानव भी चट्टानों को तोड़ता फोड़ता रहता है, जैसे कोयला की खान में ब्लास्ट करता है, कोयला खान है, विभिन्न धातुओं के खान है, उसमें ब्लास्ट करता है। अब ब्लास्ट करने के कारण चट्टानें क्या है, दरारें पड़ जाती है, मुलायम हो जाती है, दरारों से ही टूट के अलग हो जाती है। तो मानव भी अपनी प्रक्रिया के द्वारा चट्टानों को तोड़ता फोड़ता है। जैविक कक्षा में आप बोलिए, चूहा केचुआ पेड़ पौधे मानव चट्टानों को तोड़ते रहते हैं, और तोड़ते फोड़ने के कारण क्या, चट्टानें अलग हो जाती है अपने स्थान से। तो ये अक्षय, जैविक अक्षय, भौतिक अक्षय, रासायनिक अक्षय, तीन तरीके के अक्षय होते हैं। तो आप अक्षय पढ़े, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में अवर्धन के बारे में डिटेल से बताऊंगा
कि अवर्धन में निक्षेपण की क्रिया भी शामिल है। उसके लिए हमको पूरा प्रोसेस देखना होगा, डेविस का वर्धन चक्र और पैक का वर्धन चक्र। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में।